तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सरेज, है ना। बट उससे पहले मैं एक मैसेज देता हूँ आपको कि हम लोग अब क्या किया करेंगे कि डाउट्स का भी एक सेशन रखेंगे, ठीक है। वो डाउट सेशन किस तरह से रन करेगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सभी के पास जिस तरह से हमारी मीटिंग होती थी जूम ऐप पर, तो वो सब आपके पास डाउनलोड हो गई। तो हम क्या करेंगे कि आज 2 लेक्चर अपलोड हुए सपोज फिजिक्स के मेरे, तो आज इवनिंग में लगभग 6 बजे 7 बजे या नेक्स्ट डे जब भी होगा, तो हम क्या करेंगे उन 2 लेक्चर्स के या 3 लेक्चर के या 4 लेक्चर के जो भी आपने लेक्चर देखा उन लेक्चर्स में जो भी डाउट्स आपको आए, हम क्या करेंगे मीटिंग करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, है ना। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा उस चीज़ से का बेनिफिट हुआ तो सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे टेस्ट डिस्कशन में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरेज। तो एक्सरेज में देखो सबसे सिंपली बात ही समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप स्टार मार्क करके नोट करो कि एक्सरेज इज अ जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करते थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे जो बेसिकली फोटोन आते थे और मेटेलिक सरफेस पे गिरते थे और उससे क्या इजेक्ट होते थे, इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं मेटेलिक सरफेस पर या मटेरियल जो टारगेट मटेरियल होता है उस पर गिरते हैं और उससे क्या एमिट कराते हैं, फोटोन। क्लियर है, अपोजिट प्रोसेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, फोटोन से इलेक्ट्रॉन बनते थे। एक्सरेज में क्या होता है, एक्सरेज में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जिन्हें बुक्स में कैथोड रेज भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोल देते हैं, कैथोड रेज। इससे फोटोन का मिलना, ये फोटोन ही क्या होते हैं, एक्सरेज बोलते हैं इनको। क्लियर है। तो किस तरह से होते हैं, प्रोडक्शन क्या होता है, क्या क्या वैरायटी होती है, क्या क्या टाइप होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन आराम से। अच्छा टॉपिक है और छोटे, जिस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक था उसी तरह से ये भी टॉपिक है। 4-5 लेक्चर में कंप्लीटली कवर हो जाएगा और जेई में हर साल एक क्वेश्चन आता है ना, सिंपल सही है। तो सिंपली इफेक्ट क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम कैथोड रेज बोलते हैं, उनकी वजह से क्या एमिट कराना, फोटोन। और जो फोटोन होते हैं उनको ही क्या नाम दे दिया गया, एक्सरेज नाम दे दिया। क्लियर है। चलो तो आप ये चीज नोट करो, इसके आगे डिस्कस करते हैं। जो एक्सरेज होती हैं उनकी जो वेवलेंथ रेंज होती है 0.01 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये इनकी वेवलेंथ की रेंज है। अब वेवलेंथ रेंज आप देख पा रहे हो कि जो वेवलेंथ रेंज है बहुत कम, बहुत ज्यादा, बहुत कम है। और अगर हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, hc बाय लैम्डा, तो जिनका लैम्डा कम होगा उनके लिए एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली जो हमारी एक्सरेज होती है इनकी वेवलेंथ बहुत कम है और वेवलेंथ कम होने की वजह से इनकी पेनिट्रेशन पावर जो होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है भाई, जिस चीज़ की वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी चीज़ों को उतने ही अंदर तक ये पेनिट्रेट ईजिली कर जाएंगी। इसलिए आपने देखा होगा एक्सरे मशीन में जो हम रेज यूज़ करते हैं वो यही रेज होती हैं जिससे कि आपके अंदर तक जो फ्रैक्चर देखने के लिए करते हैं तो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। क्लियर है। तो आप लिख सकते हो रेंज कितनी है, 0.01 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। और वेवलेंथ रेंज जो है बहुत कम है और वेवलेंथ रेंज कम होने की वजह से इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनकी पेनिट्रेशन पावर कैसी है, बहुत हाई है। क्लियर है ये पॉइंट, ओके। अब इन्हें 2 पार्ट में, वेवलेंथ के बेसिस पर 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है। 0.01 एंगस्ट्रॉम टू 1 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। इनको बोला तो 2 चीज डिफाइन करनी, सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज का मतलब, हार्ड एक्सरेज का मतलब ऐसा हुआ कि उनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा, पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी।
तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा अपना हार्ड एक्सरेज, और ये क्या हो जाएंगी अपनी सॉफ्ट एक्सरेज। क्लियर है? अच्छा, हार्ड एक्सरेज और सॉफ्ट एक्सरेज नाम किस बेसिस पे? पेनिट्रेशन पावर के बेसिस पे, वेवलेंथ के बेसिस पे नहीं। आप ऐसा लग रहा हो कि इस तरह इसकी तो वेवलेंथ कम है तो ये हार्ड कैसे हुई? वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है तो पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा है, इसलिए इन्हें हार्ड एक्सरेज बोलते हैं। क्लियर है? चलो तो ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझो आप कि होता क्या है कि जो हमारे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिन्हें हम कैथोड रेज बोल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं टारगेट मटेरियल को हिट करते हैं, उससे क्या होता है? एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। कैसे होती हैं, कहाँ किया, किसने किया एक्सपेरिमेंट, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट पहले हम टारगेट मटेरियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ जाता है ये कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन आएंगे, मटेरियल पे टकराएंगे, तो हमने कहा इस मटेरियल के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लें। तो अब स्टार मार्क करके नोट करो, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्राइकिंग मटेरियल, टारगेट मटेरियल, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ टारगेट मटेरियल। सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो यार एक बात लॉजिकली खुद सोचो, आप जो टारगेट मटेरियल, अच्छा जब इलेक्ट्रॉन आएगा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन और टारगेट को हिट करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी का पार्ट इस टारगेट मटेरियल को क्या करेगा? गर्म करेगा, है ना? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आएगा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो उस लूज हुई एनर्जी से कुछ पार्ट इस टारगेट मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करने में जाएगा। तो आप क्या चाहोगे कि आपका टारगेट मटेरियल कैसा हो? जल्दी मेल्ट होने वाला या देर से मेल्ट होने वाला? क्या देर से मेल्ट होना? आप ऐसा चाहोगे कि यार 2 4 5 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और टकरा रहे हैं और मेल्ट हो जाए, या फिर ऐसा चाहोगे कि 100 200 इलेक्ट्रॉन भी आके टकरा गए तब भी हमारा मटेरियल सेफ रहा? तो ऑब्वियसली आप ऐसा चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इससे टकराएं फिर भी ये मेल्ट ना हो, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? ऑब्वियसली हाई होना चाहिए। तो जो टारगेट मटेरियल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, स्पेसिफिक हीट कैसी होनी चाहिए? याद करो स्पेसिफिक हीट क्या होती थी आपको, हीट जब पोर्शन बढ़ाया गया होगा तब बताया था मैंने कि स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब होता है। स्पेसिफिक पहले फॉर्मूला समझ गया, यहाँ पर मैं साइड में समझा देता हूँ। Q इज इक्वल टू पढ़ा है हमने ms डेल्टा टी या mc लिखा होगा यहाँ पर, c स्पेसिफिक जो भी लिखा था। तो स्पेसिफिक s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन m डेल्टा टी। और इस स्पेसिफिक हीट की, इसे हमने बोला था स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या बनाई थी? एनर्जी which is required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius is known as specific heat of that material। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो स्पेसिफिक हीट एनर्जी की वो क्वांटिटी है जो कि जरूरी है किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो सोचो हम टारगेट मटेरियल को कैसा चाहेंगे कि जल्दी गर्म हो, मतलब जल्दी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए या देर से बढ़े, खुद फील करो। हमारा टारगेट अगर 1 डिग्री सेल्सियस, समझो एक मटेरियल है, ध्यान समझना, फील करना, एक मटेरियल तो मैं 1 मिनट में दूंगा उसको, लेकिन फील आनी चाहिए आपको। ये एक टारगेट मटेरियल है, मैंने इसको 2 जूल एनर्जी दी और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। एक टारगेट मटेरियल था, मैंने इसको 50 जूल एनर्जी दी, तब जाके इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा। तो कौन सा फायदे का सौदा है? क्या ऐसा टारगेट मटेरियल जिसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट लग रही है, क्या वो ज़्यादा सेफ मटेरियल हुआ? ऑब्वियसली। तो सोचो स्पेसिफिक हीट कैसे, और स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या है? एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट, राइट? तो हमारा सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए जिसके 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े, ठीक है? तो इससे हमें समझ में आ गया कि जो टारगेट मटेरियल होना चाहिए उसकी स्पेसिफिक हीट कैसी होनी चाहिए?
हाई होनी चाहिए। क्लियर? ओके। थर्ड, थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये टर्म कहाँ से आ गई? हीट अगर कंप्लीट पढ़ा दिया हो मैंने तो वहाँ पर टर्म आई होगी थर्मल कंडक्टिविटी हीट ट्रांसफर में, जैसे हमने डिनोट किया था के से, ठीक है, के ए डेल्टा थीटा बाई एल, ऐसे फार्मूला बनाया हुआ। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी की जरूरत क्या है उसको मैं समझा देता हूँ। जो टारगेट मटेरियल होता है ना, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की, 2-4 इलेक्ट्रॉन तो आगे टकराते नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन आगे टकराते हैं टारगेट मटेरियल पर, तो गर्म होता है ये। तो ये सारी प्रॉपर्टी तो हमको हेल्प करती हैं, हम भी अपने एडिशनल दिमाग लगाते हैं क्या टारगेट मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ठंडा रखें। तो हम क्या करते हैं, वाटर का सप्लाई करते हैं। तो वाटर सप्लाई होता है तो वाटर क्या करता है, उस टारगेट मटेरियल की हीट को खींच के उसको ठंडा करता है। अब सोचो टारगेट मटेरियल कैसा होना, देखो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि हीट ट्रांसफर कितने अच्छे रेट से हो रहा है। जिसका हीट ट्रांसफर करने का रेट अच्छा होगा उसका थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। जैसे दो चीज़ों को गर्म करें, दो चीज़ें गर्म है सेम टेम्परेचर, एक आयरन का रॉड और एक वुडन का, है ना, ऐसा समझो वो दोनों को सेम टेम्परेचर का आप टच करते हो तो कौन सा ज़्यादा गर्म लगता था? आयरन का, क्योंकि ये जल्दी से हीट ट्रांसफर करता है, मतलब इसका थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट अच्छा है। तो आप जो टारगेट मटेरियल सिलेक्ट करोगे वो कैसा करोगे? थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? अब देखो हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि आपको जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर करेगा वो, और लो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि आपको देर से करेगा। तो देखो आप पानी को सप्लाई, आप समझना टारगेट मटेरियल गर्म हो रखा है, हमने पानी सप्लाई किया, अगर इसका थर्मल कंडक्टिविटी कम हुआ, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी कम होने का मतलब ये हीट का ट्रांसफर बहुत स्लो रेट से करेगा। तो पानी जा रहा है, ये कह रहा है भैया हीट दे दो जिससे कि तुम बच जाओ ठंडे रहो, ये कह रहा है मैं नहीं दे रहा, मेरी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, तो धीरे धीरे तो इसके मटेरियल की मेल्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम कैसा मटेरियल चाहेंगे? हम ऐसा मटेरियल चाहेंगे कि जल्दी से पानी सप्लाई कराया, फ्लो कराया, तो जल्दी से जल्दी अपनी हीट इसको ट्रांसफर करे और ठंडा बना रहे, तो और हम सेफ रहें, ठीक है। तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी भी कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। और ये तीनों प्रॉपर्टी जिन मटेरियल में मिलती हैं उनका एटॉमिक नंबर हाई होता है। तो इन शॉर्ट टारगेट मटेरियल की जो प्रॉपर्टी उनको याद रखने का कोई भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि सारी प्रॉपर्टी हाई होनी चाहिए, बट याद जैसे नहीं कुछ भी होगी। ये 4 प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन सी? मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी एंड एटॉमिक नंबर। क्लियर है? ये चारों कैसे होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। तो मैंने समझा दी, फील करा दी, लर्न कर लो, उसमें कुछ भी नहीं। तो स्क्रीन स्टॉप करके इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते करो। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। देखो एक्सरेज जो प्रोड्यूस की जाती है वो कैसे करते हैं? यहाँ पर एक ट्यूब होता है, ट्यूब का शेप में प्रॉपर नहीं बना रहा है ना, कुछ इस टाइप का ट्यूब होता है, ऐसा बीच में इस टाइप का, ठीक, डिस्चार्ज ट्यूब, या फिर इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया कोलिज ट्यूब, ठीक। इस ट्यूब में हम क्या करते हैं, बेसिकली ट्यूब ऐसा शेप क्या बना लो, अपने को शेप क्या लेना दे, वो अजीब सा लगता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, पता नहीं क्या खतरनाक सा शेप था। हम तो सिंपली ट्यूब बना लेते हैं, ऐसे हमारी ट्यूब है। अब क्या करते हैं, डिवाइस लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन गन। देखो इलेक्ट्रॉन गन सिंपली है, समझो कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि थर्माइनिक एमिशन, खैर उससे भी तुम्हें क्या लेना, थर्माइनिक एमिशन। बेसिकली थर्माइनिक एमिशन क्या होता है कि हीट की वजह से हमारी जो गन है उसमें क्या करते हैं, वायर वगैरह लगाते हैं, तो जब वो गर्म होता है तो क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। तो समझो जो इलेक्ट्रॉन गन है तो इसमें एक बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी से क्या करते हैं, इसको करंट सप्लाई कराते हैं। यहाँ पर थर्माइनिक एमिशन से एक वायर लगा होता है जो गर्म होता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन गन। तो आप तो समझ लो इलेक्ट्रॉन गन का सिर्फ काम कितना सा है, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करना, दैट्स इट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन बस इतना काम करती है। अच्छा ये बैटरी किस में लगी है, इलेक्ट्रॉन गन में। अभी ट्यूब से कोई लेना देना नहीं, ट्यूब तो हमारी है। इलेक्ट्रॉन गन हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो पाए, जस्ट प्रोड्यूस हो, कोई काइनेटिक एनर्जी रहे ना रहे हमें कोई लेना देना नहीं, बस प्रोड्यूस कराना है, ठीक।
फिर हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट भी तो कराना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर टारगेट मटेरियल रख देते हैं, ये हमारा टारगेट मटेरियल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा टारगेट मटेरियल ऐसा बनाते हैं, यहाँ से हम कोल्ड वाटर सप्लाई कराते हैं और ये बाहर आता है, ये हमारा टारगेट मटेरियल हो गया। प्रोसेस समझना है फिर, और उस प्रोसेस के डिटेल में पार्ट में सब धीरे धीरे अपन चलेंगे। ये टारगेट मटेरियल हो गया, इससे जस्ट हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक ट्यूब लगा देते हैं जिसमें से वाटर क्या होता है, सप्लाई होता है। वाटर सप्लाई होता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है और बाहर लेके चला जाता है, जिससे हमारा टारगेट मटेरियल थोड़ा सेफ रहता है। फिर हम क्या करते हैं, इस ट्यूब में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, एक हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज क्यों, क्योंकि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को। यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाए वो इस पर टकराए, लेकिन टकराए कैसे, बिल्कुल कम स्पीड से नहीं, हाई स्पीड से टकराए, तभी हमारा काम बनेगा। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन जाता है और इस टारगेट मटेरियल को हिट करता है, और इस टारगेट मटेरियल से यहाँ से क्या एमिट होता है, फोटोन एमिट होते हैं। इस फोटोन को ही हमने क्या नाम दिया, इन फोटॉन्स को ही हमने नाम दिया एक्सरे। आपके मन में आ रहा है सर हो कैसे गया, ये तो बताओ, अभी बताएंगे, उसी पार्ट पे आने वाला हूँ। बट अभी आप समझो कि एक सुपरफिशियली हमारा प्रोसेस कैसे होता है वो मैंने आपको समझा दिया। फिर उसकी डिटेल में इसके पार्ट करेंगे, कंटिन्यूस एक्सरेज और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। उसमें हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन के मटेरियल से टकराने से फोटोन कैसे मिल गया, है ना, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। पहले आप समझो कि हुआ क्या। इलेक्ट्रॉन गन थी, उससे इलेक्ट्रॉन एमिट कराए, इलेक्ट्रॉन के एमिशन के बाद हमने क्या किया, इसे एक्सेलरेट करा दिया। तो हमने ऐसी बैटरी लगाई, इधर प्लस इधर माइनस, इसने अट्रैक्ट किया तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ी। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि अगर किसी बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना है, किसी चार्ज को एक्सेलरेट कराना है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, Q × V। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या E, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड बाय अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V will be E × V। आपको क्या रटना है, मैं पहले भी समझाया, याद है स्टॉपिंग पोटेंशियल में समझा था, E × Vs। स्टॉपिंग पोटेंशियल था इसलिए Vs लगा दिया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को, आप तो ऐसा रट लो, चाहो तो पेज के टॉप पे कहीं नोट कर लो कि एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, अगर इसे V वोल्ट की बैटरी से एक्सेलरेट कराया गया है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी E × V, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से उसे एक्सेलरेट, उसे बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। क्लियर है, तो आप नोट कर लो ये पूरी प्रोसेस। यहाँ पे गया, टकराया, फोटोन मिले, फोटोन को हमने क्या बोला, एक्सरेज बोला। क्लियर है, चलो। अब इस तरह से प्रोडक्शन होने के बेसिस पर हमने इसे दो टाइप के एक्सरेज में डिवाइड किया। टाइप ऑफ एक्सरेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। पहला कंटिन्यूस एक्सरेज एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। तो आप दोनों के पहले हेडिंग नोट कर लो, फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों एक को नाम दिया गया कंटिन्यूस, एक को क्यों नाम दिया कैरेक्टरिस्टिक, वो वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है।